वेलकम टू माइंड ब्लोइंग क्लासेस। मैं रमेश सर फिर एक वीडियो लेके आया हूँ सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाने का। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना रखे हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का, यदि आपने नहीं देखा तो उन्हें भी देखें। आज हम रूल लेके आए हैं बाय यूजिंग इन अपोजिशन नाउन आर फ्रेज। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से सीखते हैं कि इस रूल का प्रयोग कब करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके रूल बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। तो हम आज स्टूडेंट रूल क्या पढ़ रहे हैं, बाय यूजिंग ऑफ इन अपोजिशन नाउन आर फ्रेज। तो अब मैंने हमेशा अपने वीडियो में बताया है कि हमें सिंपल सेंटेंस जब एक ही आना है पेपर में तो ये तो देखना ही पड़ेगा कि उसमें रूल कौन सा अप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम रूल ही नहीं बता पाएंगे इसमें कौन सा अप्लाई होगा तो शायद बनाने में तो मुश्किल आनी है। तो हम कैसे पहचानेंगे इस रूल का प्रयोग होगा, तो कहता है कि जब एक सेंटेंस में आई किसी नाउन की दूसरे सेंटेंस में विशेषता या विस्तार बताने के लिए एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो तो ये शब्द ही फ्रेज इन अपोजिशन कहलाते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेज तो आपको पता होगा, एक से अधिक शब्दों के समूह को फ्रेज कहते हैं। और यहाँ अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, मतलब पास में रखना या बगल में रखना। मतलब यहाँ किसी फ्रेज को किसी नाउन के पास में या बगल में रखा जाता है। अर्थात हम इसको और अच्छे ढंग से समझे तो सिर्फ एक दो टूक भाषा में हम समझ सकते हैं कि दो सेंटेंस में आई दो नाउन्स या फ्रेज ऐसी हो, मतलब वो दोनों नाउन्स या फ्रेज ऐसी हों जो एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करे, उनको दर्शाए। अगर आपको ऐसा किसी सेंटेंस में ये मैच करेगा तो हम इसी रूल को अप्लाई करेंगे। चलिए, रूल पता चल गया, कैसे पता चलेगा रूल अप्लाई होगा। अब हम जान लेते हैं कि छाट लिया, पता चल गया रूल कैसा, इसको हम जोड़कर सेपरेट को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे। तो हम यह बात कर रहे हैं कि फ्रेज को हम नाउन भी हम कह सकते हैं, नाउन या फ्रेज, लेकिन फ्रेज ही ज़्यादा होता है। तो नाउन या फ्रेज को ठीक उसी नाउन के बाद रखते हैं, ठीक उसी नाउन के बाद रखते हैं जिसकी यह विशेषता या विस्तार बताता है। मतलब आपको जो फ्रेज मिला है विशेषता या विस्तार बताने के लिए, उसको उठा के उस नाउन के बाद में रखना है जिसकी उसने विशेषता या विस्तार बताया है। और उसमें भी एक पॉइंट, आपको दो पॉइंट और समझने होंगे कि जैसे आपने फ्रेज को रखा तो कहता है फ्रेज इन अपोजिशन सेंटेंस के बीच, मतलब जिस फ्रेज को आपने लिया है और अपोजिशन वही मैंने कहा नाउन के बगल में रखना, पास में रखना। तो फ्रेज इन अपोजिशन को सेंटेंस के बीच में हो, अगर आप उसको प्रयोग किए और वो कहाँ पहुँच गया, सेंटेंस के बीच में पहुँच गया, तो कहता है इसके दोनों ओर कॉमा लगाते हैं, बोथ ऑफ साइड, दोनों ओर, पहले भी कॉमा लगेगा बाद में भी कॉमा लगेगा। और यदि ऐसा नहीं होता, कहता फ्रेज इन अपोजिशन सेंटेंस के अंत में हो, मीन्स आपने प्रयोग किया, आपने फ्रेज उठा के रखा सेंटेंस में और वो कहाँ पहुंच गया, सेंटेंस के लास्ट में पहुंच गया है, तो फिर आप सिर्फ इसके पहले ही कॉमा लगाएंगे, मतलब उस फ्रेज के सिर्फ पहले कॉमा लगेगा, बाद में कॉमा का प्रयोग नहीं किया जाए। तो कॉमा पे विशेष ध्यान रखना आपको, क्योंकि कॉमा नहीं लगेगा तो भी हम सेंटेंस को रॉन्ग ही मानेंगे। तो अब चलिए इसी को सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है स्टूडेंट कि दिल्ली इज एन ओल्ड सिटी। दिल्ली क्या है, एक पुराना शहर है, और इट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, और ये क्या है, भारत की राजधानी है। तो अगर हम यह कब जोड़े से देखें तो कहता है एक सेंटेंस में नाउन की, तो मान लीजिए दोनों सेंटेंस अगर हम बात करें तो ये सेंटेंस एक नाउन दिल्ली की बात कर रहा है, दोनों में यह नीट मीन्स क्या होगा, दिल्ली तो होगा। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में इसको विस्तार से क्या बताया गया है, दिल्ली को विस्तार से बताया गया द कैपिटल ऑफ इंडिया। एक सेंटेंस में किसी नाउन की दूसरे सेंटेंस में क्या कहा गया था, विशेषता विस्तार बताया, एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हो। तो देखिए दिल्ली यहाँ एक वर्ड है नाउन, और यहाँ द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो एक से अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ ना, मतलब दिल्ली का जो एक्सप्लेन है वो क्या हो गया, विस्तार से कर दिया हमने। तो विस्तार से जो शब्द विस्तार में बताते हैं तो कहता है ये शब्द ही फ्रेज कहलाते हैं।
और अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन क्यों, क्योंकि इसी फ्रेज को अब क्या करेंगे हम दिल्ली के पास या बगल में रखेंगे। तो अपोजिशन का मतलब मैंने बता ही रखा, पास में रखना या बगल में रखना, तो बाद ही में रखेंगे। तो हमको यही याद रखना कि फ्रेज ठीक उसी नाउन के बाद रखा जाएगा जिसकी विशेषता या विस्तार होता है। या इसको कम शब्दों में समझना चाहते हैं तो मैंने यहाँ बता रखा है, अर्थात दो सेंटेंस में आए दो नाउन्स या फ्रेज ऐसी हों जो एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करे। तो देखिए ये नाउन ये फ्रेज है, दोनों सेंटेंस में ये नाउन, इसका दिल्ली देख लीजिए और इसका द कैपिटल ऑफ इंडिया, और दोनों एक ही स्थान को तो प्रकट करेंगे। दोनों किसकी बात कर रहे हैं, दिल्ली की तो बात कर रहे हैं श्योर। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दिल्ली, और इसके बाद में क्या रखेंगे, द कैपिटल ऑफ इंडिया, और इसमें और क्या बचा हुआ है, इज एन ओल्ड सिटी। तो अब आप देखें कि आपने जो फ्रेज प्रयोग कर दिया यहाँ पर आपने रखा है, अब ये सेंटेंस के कहाँ चला गया, बीच ही में तो आया, देखिए दिल्ली, और ये सेंटेंस में कहाँ है, बीच में। तो मैंने कहा था कि अगर उस फ्रेज को ठीक, भाई उस नाम के बाद रखते, चल ठीक सॉरी, तो फ्रेज इन अपोजिशन को सेंटेंस के बीच में हो, तो आपका बीच में है तो कहता है इसके दोनों ओर कॉमा लगना चाहिए। मतलब यहाँ आपको पहले यहाँ भी कॉमा लगाना और बाद में कॉमा यहाँ भी लगाना है, और पहले कॉमा का अर्थ हमेशा जो होता है, मतलब दिल्ली जो भारत की राजधानी है, पुराना शहर है, और एक फोनाइट वर्ब क्या माना जाएगा यहाँ पर, वर्ब टू बी के रूप में इज, इसलिए सिंपल सेंटेंस है। चलिए सेकंड सेंटेंस में देखते हैं। तो कहता है राहुल गांधी इज द सन ऑफ सोनिया गांधी, शी वॉज एन इटालियन लेडी। अब देखिए दोनों सेंटेंस हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के बारे में, किस, सोनिया गांधी के बारे में। तो श्योर है कि अगर इटालियन लेडी कह रहा है तो किसको कहेगा, सोनिया गांधी को। तो देखिए ये आपका पहले सेंटेंस का नाउन हो गया, और इस नाउन की दूसरे सेंटेंस उसने क्या कहा, विस्तार से बताया जाए, एक से अधिक शब्दों में कुछ बताया जाए, वही उसका फ्रेज हो जाएगा। तो यहाँ एन इटालियन लेडी किसको कहा गया है, सोनिया गांधी को। और फिर वही आते एकदम एक ही वर्ड में कैसे पता करें, मैंने कहा था दोनों सेंटेंस में आई नाउन्स या फ्रेज ऐसी हों जो एक ही व्यक्ति या वस्तु को प्रकट करें। तो देखिए ये सोनिया गांधी है, और इटालियन लेडी से भी किसके बारे में पता चल रहा है, एक ही प्राणी कौन सा, सोनिया गांधी तो होगा। तो हमको इस फ्रेज को किसके बाद रखना है, जाहिर सी बात है सोनिया गांधी, उस जिस नाउन की उसने विशेषता विस्तार बताई हो तो उसी के बाद रख देना चाहिए। तो हम इसको क्या लिखेंगे कि राहुल गांधी इज द सन ऑफ सोनिया गांधी, और बाद में क्या रखेंगे, एन इटालियन लेडी। अब यहाँ आपको फिर से याद दिलाना चाहूँगा कि सेकेंड पॉइंट में मैंने बताया कि फ्रेज इन अपोजिशन सेंटेंस के अंत में हो। तो आपने पहले सेंटेंस में आपने फ्रेज यूज किया तो सेंटेंस के कहाँ पहुँच गया था, बीच में, तो हमने दोनों ओर कॉमा लगाने के लिए कहा था। लेकिन जब अंत में आएगा तो सिर्फ इसके पहले कॉमा लगाने के लिए कहा गया, मतलब आपको सिर्फ यहाँ एन के पहले कॉमा तो लगाना है लेकिन बाद में कॉमा का प्रयोग नहीं करना। तो राहुल गांधी सोनिया गांधी के पुत्र हैं कि जो कि एक इटालियन लेडी है। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, चले देखते हैं। राणा प्रताप वॉज अ ब्रेव वॉरियर, राणा प्रताप क्या थे, एक बहादुर योद्धा थे। ही वॉज द किंग ऑफ मेवाड़। तो इसमें देखिए ऐसे कोई नाउन फ्रेज हैं, जैसे कि मैंने बता रखा ना कि जो किसी एक ही वस्तु व्यक्ति स्थान को दर्शाते हो। चलिए देखा आपने, चलिए आपने शायद गेस सही लगाया हो। फर्स्ट सेंटेंस में क्या है ये, राणा प्रताप, और सेकेंड सेंटेंस में एक से अधिक शब्दों में क्या प्रयोग किया गया है, द किंग ऑफ मेवाड़। तो ये नाउन और ये फ्रेज दोनों एक ही व्यक्ति किसको, राणा प्रताप को ही तो दर्शाते हैं। भाई आपका ये नाउन ले लीजिए, फ्रेज ले लीजिए, और दोनों किसको दर्शाते हैं, एक ही वह व्यक्ति को दर्शाएंगे, और किस व्यक्ति को दर्शा रहे हैं, राणा प्रताप को। तो
एक नाउन है एक सेंटेंस और दूसरे सेंटेंस नाउन की विस्तार से विशेषता बता देंगे, तो इसी को हम मानेंगे फ्रेज इन अपोजिशन, जो विस्तार से बताया जिसमें एक से अधिक से शब्दों का प्रयोग किया जाए। तो हमें ठीक उसको उसी नाउन के बाद रखना है। तो हम इसको क्या लिखेंगे स्टूडेंट, राणा प्रताप, और इसके तुरंत बाद क्या रखना है, द किंग ऑफ मेवाड़, और ये क्या शेष बचा हुआ है, वॉज आ ब्रेव वॉरियर। और अगर हम फिर से देखें तो फ्रेज जो हमने अपोजिशन किया था, जो नाउन के बाद हमने फ्रेज उपयोग किया है, वो सेंटेंस के कहाँ पहुंच चुका है, बीच में। तो आपको याद आया होगा कि जब वो बीच में प्रयोग हो जाएगा तो उसके दोनों साइड में कॉमा का प्रयोग किया जाएगा, और पहले कॉमा का अर्थ हमेशा जो होगा। फोर्थ सेंटेंस क्या कह रहा है, द काउ गिव्स अस मिल्क, मतलब कि जो गाय है हमें दूध देती है, और मिल्क इज़ द परफेक्ट फूड, और जो दूध होता है पूर्ण आहार होता है। तो फिर से अगर हम देखें कि दोनों सेंटेंस में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, मिल्क, गुड, मिल्क के बारे में बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस में नाउन क्या मिला, मिल्क। अब देखिए दूसरे सेंटेंस में इसको कुछ विस्तार से एक से अधिक शब्दों का प्रयोग करके कुछ बताया गया, जी बिल्कुल, क्या बताया गया है, द परफेक्ट फूड, क्या बताया गया, द परफेक्ट फूड। तो अब मिल गया ना फ्रेज। और अगर देखें तो ये नाउन, ये दो फ्रेज, ये दोनों मिलकर क्या एक ही वस्तु को तो दर्शा रहे हैं। किस वस्तु को दर्शा रहे हैं, मिल्क को, बिल्कुल ना। तो अब हम इस फ्रेज को उठा के उसी नाउन के कहाँ रख देंगे, बाद में रखेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, द काउ गिव्स अस मिल्क, द परफेक्ट फूड। ये, और आप फिर से देखेंगे तो फ्रेज हमारा सेंटेंस के कहाँ प्रयोग किया गया, लास्ट में। तो जब लास्ट में जाएगा तो सिर्फ उसके पहले कॉमा का प्रयोग करेंगे, बाद में कॉमा का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगेगा, और जब मैंने रूल पढ़ा उसको आपको बहुत ही अच्छे से समझा पाया होगा। आपको ये 5वां सेंटेंस हल करके कमेंट में भेजना है। अब देखिए, आप इसको समझिए, समझ के इस सेंटेंस को हल करिए और कमेंट बॉक्स में भेजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।